जय हिंद। गणतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिसके कारण आज ये दिन हम देख रहे हैं। आज हमारे पास अपना संविधान है, एक संसार में एक बहुत ही सम्मानित देश है और एक आज़ादी की हवा में और अपनी संविधान की हवा में हम सांस ले रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा हमारा संविधान 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो आज ऑलमोस्ट लगभग 65 साल हो चुके हैं संविधान को लागू हुए। तो आज वैसे बहुत खुशी का मौका है, लेकिन फिर भी हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या हमने अपने संविधान का जो मूल सिद्धांत थे, उसका जो मूल विचार थे, उसके जो मूल अपेक्षाएं थी, उस पर हमें खरे उतरे हैं या नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम बहुत पीछे हैं। जिस मकसद से हमारा संविधान बनाया गया था उससे बहुत पीछे। उसका सबसे बड़ा कारण तो मैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ही दूंगा। हमारा जो राजनीतिक तंत्र जो है वो अपेक्षाओं के अनुसार नहीं उतरा, और उसका भी एक कारण है कि हमारा जो संविधान बनाया गया और उसमें जो लोकतंत्र की परिभाषा दी गई, वो लोकतंत्र की परिभाषा हमारे मापदंडों के अनुसार खरी नहीं उतर रही है। कुछ मैं उसका विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, हम देश का नेता, हम इस टाइम देश का नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं और वास्तविक में, और वैसे हम मानते हैं हमारे राष्ट्रपति हैं, परंतु हम प्रधानमंत्री ही सही मायने में लोकतंत्र से चुना जाता है। तो देखिए हम कैसे चुनते हैं कि हमारा लोकतंत्र कहता है कि हम अपने जो एरिया है, जो हमारा लोकसभा की जो सीटें हैं, जिस एरिया की, हम अपने उस संसद के सदस्यों को चुनते हैं, लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के तो सदस्य हम नहीं चुनते, पर लोकसभा के सदस्य हम चुनते हैं। फिर वो लोकसभा के सदस्य सभी मिलकर हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव करते हैं। अब वास्तविक में होता क्या है कि कोई भी पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, सब में एक हाई कमांड होता है। हाई कमांड निर्णय लेता है किसको टिकटें मिलेंगे, कि कौन उस लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ेगा। तो पहले ही जो उसका कदम है उस पर ही लोकतंत्र खत्म हो गया, कि हाई कमांड निर्णय करता है कि कौन उस सीट से या उस लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ेगा। उसके बाद हम वोट देते हैं, तो ऑब्वियसली जिसने उस सदस्य का चुनाव किया वो उसी को ही समर्थन देगा, यानी उसको ही प्रधानमंत्री बनाएगा। अब बताइए इसमें, हालांकि हमने लोकसभा का सदस्य हमें चुना है, वो भी इसलिए चुना, उसमें हमारी कोई अल्टरनेटिव नहीं था, और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि किसी एक को चुनना है, और वो जो भी खड़े हैं उनको खड़ा करने में हमारे जनता को कोई योगदान नहीं है। उन सभी में हाई कमांड का, पार्टी के हाई कमांड का फैसला होता है। अब एक तरफ पार्टी के हाई कमांड टिकट देती है, उस टिकट को जनता वैलिडेट करती है, चुनती है, और वही जाकर वापस में उसी हाई कमांड को प्रधानमंत्री का नेता चुनते हैं। तो इसलिए ये तो एक तरह से ये उदाहरण हुआ, मैंने आपको 10 रुपये दिए, आपने वही 10 रुपये मुझे लौटा दिए, तो वो कंट्रोल तो मेरे पास ही रहा कि मैं हाई कमांड हूँ, मैंने जिसको टिकट दिया उसको आपने चुन लिया, वही चुन मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा। तो ये कोई लोकतंत्र सही मायने में नहीं है, और इसी कारण हमने अभी तक हमारा देश पिछड़ा हुआ है। क्योंकि अब देखिए, अब गवर्नमेंट बन गई, मतलब जो हाई कमांड था उसकी ही, किसी भी पार्टी को, बीजेपी को, आगे कांग्रेस के, जो भी हो, हाई कमांड जिसको सीट दी, टिकटें दी, वो चुनकर आ गए, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री, हाई कमांड में से किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब उस प्रधानमंत्री का पूरा कंट्रोल है,
जनता का कोई योगदान नहीं है वो उस प्रधानमंत्री को बनाने में। हालांकि कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे कि मोदी जी को जनता ने वोट दिया तो वो प्रधानमंत्री बने। वैसे मोदी जी सिर्फ एक सीट जीत गए, पर उन्होंने जिनको टिकट दी थी वही जीत गए, उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये एक चांस की बात है कि कभी कभी ऐसे नेता आ जाते हैं। पर उससे पहले वाली सरकार का देखिए, कांग्रेस में जनता को टिकटें बांटी सोनिया के आदमी जो भी जीत गए, सोनिया ने फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बना दिया। मतलब प्रधानमंत्री बनाने वाले भी एक आदमी है और टिकटें देने वाले भी। तो उस तरह के वातावरण में इस लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्टली जिम्मेवारी भी नहीं होती और वैसे वो सभी चीज़ों के लिए जिम्मेवार होता है। अच्छा, फिर अब दूसरा, जब वो प्रधानमंत्री बन गए, अब उसका सभी पर कंट्रोल होता है, किसको जुडिशरी में लाना है, किसको सीबीआई का डायरेक्टर बनाना है, किसको जो भी मतलब स्टेचुरी जो भी बॉडी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मॉनिटरिंग एजेंसी है, पुलिसिंग अथॉरिटी है, जुडिशियल सिस्टम है, सब में उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसी की ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा के सदस्य और लोकसभा की जो सभापति हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो और एक विपक्ष को छोड़कर बाकी सारे सत्ता पक्ष के ही लोग होते हैं, उन सबको अपॉइंटमेंट करने। तो पूरी तरह सत्ता में जो आ गए, हालांकि जनता ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, अब उसके हाथ में पूरी पावर होती है। अब इस तरह के ढांचे में जिसमें जनता को बहुत कम रोल होता है किसको प्रधानमंत्री बनाए, और पावर सारी प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती है, तो वो क्या फैसले लेगा, उसका निर्णय क्या होगा, उसकी कोई डायरेक्टली जनता को जवाबदारी नहीं होती। और उसी चक्कर में वो एक जो होते हैं ना, जिसको कहते हैं कि लॉयल्टी, जो उसका सबसे करीब होता है, चाहे वो कैसा भी उसकी काबिलियत हो या नहीं हो, वो उनको पदों पर बढ़ा देता है। तो इस तरह के पूरे तंत्र में वो लॉयल्टी कह लो या चापलूसी, ज़्यादा कहूँ, लॉयल्टी के तो मायने अलग होते हैं, ये चापलूसी होते हैं। जो चापलूस करने वाले लोग होते हैं वो आगे आ जाते हैं, और ये चापलूसी के कारण बहुत ही ये नुकसान आता है लोकतंत्र को, क्योंकि काबिल लोग रह जाते हैं, और काबिल लोग होते हैं जनरली चापलूसी नहीं भी कर पाते क्योंकि वो स्वाभिमानी होते हैं। तो उस चक्कर में चापलूसी लोग जो कि लायक नहीं होते हुए भी वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो लायक होते हैं, काबिल लोग होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो पूरे समाज में, पूरे सिस्टम में एक मेरिटोक्रेसी की बजाय, जिसको काबिलियत की बजाय चापलूसी की ज़्यादा महत्व हो जाती है, और बड़बोला हो जाता है और बोलचाला हो जाता है। और यही हमारा कारण है कि आज हमारे देश का मीडिया देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, आप टीवी को की न्यूज़ सुनिए, आप 2 मिनट से ज़्यादा वो न्यूज़ सुन नहीं सकते, क्योंकि इतनी घटिया क्वालिटी की न्यूज़ होती है। इसी तरह अखबार, कोई भी अखबार दे, वो अखबार से कम और एडवर्टाइजमेंट के ज़्यादा पेपर लगते हैं, और उसमें कितनी न्यूज़ पेड न्यूज़ होती है इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। आधी से ज़्यादा न्यूज़ तो मेरे ख्याल से पेड न्यूज़ होती है। तो मीडिया वाला भी, क्योंकि मीडिया वाला पर भी गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल रहता है कि वो किस तरह की न्यूज़ छापते हैं, क्यों छापते हैं। गवर्नमेंट उसे बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, उनको सब्सिडी देने में, उनको न्यूज़पेपर को कोटा देने में, उनको गवर्नमेंट की एडवर्टाइज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो भी इन्फ्लुएंस है। इसी तरह जुडिशरी में भी, जैसे मैंने पहले बताया, उनको अपॉइंटमेंट करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें भी एक स्वाभिमानी काबिल लोगों की बजाय चापलूस ज़्यादा हो गया। तीसरा, हमारे और जुडिशरी सिस्टम भी देख लीजिए, केस 10 साल 15 साल कितने साल चलेंगे कोई उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो ये भी एक 20 साल के बाद किसी को न्याय मिले, वो न्याय नहीं होता।
ये तो एक मजाक हो गया न्याय का। न्याय मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा न्याय इस टाइम के बाद न्याय न्याय नहीं रहता, पर किसी को परवाह ही नहीं। उसके बाद हमारा हमारा एजुकेशन देख लीजिए, एजुकेशन में फिर वही हाल है। हमारी एजुकेशन हम वर्ल्ड में compete कर ही नहीं पाते। यहाँ हमारे देश का ग्रेजुएट आईआईटी को भी ले लीजिए, आईआईटी का ग्रेजुएट भी compete नहीं कर पाता। आईआईटी, और कितने आईआईटी, मुश्किल से 0.01% लोग आईआईटीज में जाते हैं। बाकी की और एजुकेशन यूनिवर्सिटीज है, उनका हालत देखिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी घटिया है, क्योंकि उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। क्योंकि उसमें चापलूस लोग आगे बढ़ते हैं, काबिलियत लोग पीछे रह जाते हैं, चापलूसों के आगे में निर्णय करने का अधिकार आ जाता है, और वो इसी तरह उसकी क्वालिटी उसकी गिर जाती है। तो हमारे मीडिया खराब हो गया, एजुकेशन खराब हो गया। और एजुकेशन का ही हिस्सा साइंस है। हमारी साइंस देख लीजिए, हमारे साइंस में काफ़ी सारे काबिल वैज्ञानिक हैं सिस्टम में, और तादाद भी अच्छी खासी है, और हमारे पास अच्छी खासी वर्ल्ड क्लास के इंस्ट्रूमेंट भी हैं। मैं तो खुद साइंटिस्ट रहा हूँ तो मुझे मालूम है, पर वो सब बेकार पड़े रहते हैं, लोग मंगवा लेते हैं। क्योंकि उसमें भी फिर वही, क्योंकि जो काबिल लोग वो मंगवा नहीं पाते हैं, जो नाकाबिल वो बेकार की जिनकी ज़रूरत भी नहीं वो मंगवा लेते हैं, और वो किसी लिए मंगवा लें, कोई कमीशन खाने के चक्कर में, और वो ऊपर से नीचे तक चलता है। तो इसी तरह उसका नतीजा ये होता है कि हमारे पास इतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट, इतनी अच्छी फैसिलिटी होने के बाद भी, और इतना अच्छा बजट होने के बाद भी, हमारा साइंटिफिक आउटपुट ना के बराबर। हमारा कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार है उसमें हमारा हिस्सा ना के बराबर। पेपर पब्लिकेशन है उसमें भी हमारा हिस्सा, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन है उसमें भी इतना बड़ा हिस्सा नहीं। तो एजुकेशन हमारा ख़राब हो गया, साइंस हमारी ख़राब हो गई, मीडिया ख़राब हो गया, और उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, हमारा एग्रीकल्चर देख लीजिए, वो सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं सभी। और हमारे स्पोर्ट्स सबसे बड़ा वो स्पोर्ट्स में नहीं तो क्या कारण है, 125-130 करोड़ की जनता में हमारे पास 10 गोल्ड में 10 भी ऐसे एथलीट नहीं है जो गोल्ड मेडल ला सके। ये बात नहीं है हमारे पास लोग नहीं है या उनमें काबिलियत नहीं, क्योंकि वो अच्छे लोग आगे नहीं आ पाते, क्योंकि सिस्टम चापलूसी को ज़्यादा बढ़ावा देता है बजाय कि काबिलियत को। तो यही एक सबसे बड़ा हमारा कमी है, जो हमारा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो हमने एक इनडायरेक्ट लोकतंत्र को चुना हुआ है। जब तक ये डायरेक्ट नहीं हो पाता, जब तक हम अपने प्रधानमंत्री का, हमारे मुख्यमंत्री का सीधा जनता चुनाव नहीं करते, तब तक ये जिसको बैकडोर एंट्री होती है, उस बैकडोर एंट्री से चापलूस लोग आते रहेंगे, और हमारी गुणवत्ता और क्वालिटी इसी तरह नीचे जाती रहेगी। तो मेरी भगवान से भी प्रार्थना है और आप लोगों से भी गुजारिश है कि किसी तरह हमारे देश में सीधा लोकतंत्र लाइए, और उसी सीधा लोकतंत्र को के कारण देश आगे बढ़ेगा। उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट इलेक्शन की, चीफ मिनिस्टर का चुनाव सीधा करवाइए। ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव सीधा करवाइए, देखिए कितना सफल होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव करवाइए, या जो हमारी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, या और भी कोई पार्टी, उसमें डेमोक्रेसी लाइए, सीधी डेमोक्रेसी लाइए, कि वो टिकटें जो देती हैं वो उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए टिकटें दें, और उनके उसके लिए इलेक्शन करवाइए। हमारे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी दे दीजिए, वो हर पार्टी में इलेक्शन करवाए और उसको सर्टिफाई करें। और ये भी पॉसिबल है, यदि जो पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती उसको इलेक्शन कमीशन रद्द कर दे, मान्यता नहीं दे। ये भी, यदि पार्टी में भी लोकतंत्र आ गया तो उससे भी अच्छे ही लोग आगे आएंगे। क्योंकि मेरा बहुत भरोसा है, जब काफ़ी सारे लोग मिलके जो डिसीजन लेते हैं वो लोकतांत्रिक होता है, और वो हमेशा क्वालिटी को ही बढ़ावा देते हैं। यदि पार्टी में भी यदि 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, वो मिलके जो चुनाव करेंगे जिस भी व्यक्ति का, वो उस व्यक्ति कभी गलत नहीं होगा, और उसके बाद फिर उनका जैसे इलेक्शन होता है वैसे करवाइए। तो ये भी एक तरीका है।
तो वो यहाँ तो सीधे इलेक्शन करवाइए, या हमारी पार्टी में लोकतंत्र लाइए, और उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो राज्यपाल हैं, हमारे जो राज्यसभा है, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो आजकल मिसयूज होता है, उसमें राज्यसभा में तो सुनने में आया कि पैसे लेकर टिकटें देते हैं, कि लोग राज्यसभा की सीटें खरीद लेते हैं, जबकि राज्यसभा, राज्यपाल और जो प्रेसिडेंट जो है, हमारा राष्ट्रपति है, ये बहुत गणमान्य लोगों के लिए होनी चाहिए, कि इसमें रेस्पेक्टेड जो लोग हैं वही चुन कर आए। और राज्यसभा और राज्यपाल और प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति जो है, इनमें तो ये तो बहुत एक पॉलिटिकल पर्सन हो, जो जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं हो, सभ्य समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोग ही आने चाहिए। तो इसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो कभी भी किसी पॉलिटिक्स पार्टी में नहीं रहा हो, जो अच्छे अच्छे हमारे जो विभिन्न विभाग हैं, शिक्षा का विभाग है, रक्षा का विभाग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, उस विभाग से जो अच्छे लोग आगे आए उनको ही राज्यपाल या राष्ट्रपति बनाना चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति जो किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से रहा हो, उसको कभी नहीं बनाना चाहिए। आप देखिए, क्योंकि ये भी मिसयूज होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो कांग्रेस के पूरे नेता थे, अच्छे खासे नेता थे, अब उनको प्रेसिडेंट बना दिया। तो जो एक जो पोस्ट, राज्यसभा हो या राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, जो जिनको जनता चुनती ही नहीं है, उनको कभी भी पॉलिटिकल पार्टी में से नहीं लेना चाहिए। वो समाज के अच्छे लोग, जो गणमान्य लोग हैं, उनको ही उसमें लेना चाहिए। पर ये कभी पॉलिटिकल पार्टियां कभी कोई भी नहीं करेगी, वो सब अपने लोगों को लाएंगे पॉलिटिक्स में। तो ये एक उनको एक इनडायरेक्टली लॉयल्टी का एक तोहफा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो दूसरा यही सजेशन है कि ये पोस्ट ये पॉलिटिकल हो या इनको ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। और जनता जिसको चुने डायरेक्टली, उन्हीं पदों को ही रखना चाहिए। तो देखिए, मेरी तो हार्दिक इच्छा है, शुभकामनाएं हैं कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो और ये आगे बढ़े। और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे विचार हैं, हमने आत्म मंथन है हमारे लोकतंत्र पर, इस हमारे गणतंत्र दिवस पर मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। और अंत में मैं आपको फिर से हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जो शहीद हुए हैं, जिनके कारण आज ये दिन हम देख रहे हैं आज़ादी की हम हमेशा आ जाएंगे, उनको सच नमस्कार करता हूँ। और आशा करता हूँ ये देश उनके बलिदान को सही रूप में सार्थक करेगा, मायने देगा और आगे बढ़ेगा। जय हिंद।